और इतने बड़े राज्य का स्थापना दिवस आज है और ये हमने कार्यक्रम भी रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है, आज बालिका दिवस भी है। बालिका दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बधाई हो बेटी हुई है। घर में जब बेटा होता है तो हिजड़े भी नाचते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, तरह तरह के खाने खिलाए जाते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो शायद ये कार्य नहीं होते। जब बेटी पैदा होती है शायद हिजड़े घर में आते नहीं, ना लड्डू खिलाए जाते। तो आज का जो दिन है बालिका का दिवस है, इसको सबको मनाना चाहिए। आज बालिका दिवस की शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी नाई समाज से थे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आज उनका भी जन्म दिवस है, इसलिए उनकी इसलिए आज का जो दिवस है ये महत्वपूर्ण दिन है, 24 जनवरी का। और अपने राष्ट्र की गरिमा, अपने पूर्वजों के द्वारा बताई हुई बातें, अपने जो इष्ट देव रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी रहे हैं, श्री कृष्ण जी रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किए हैं वो उनकी कला के द्वारा, राम कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा हम लोगों को बताया जाता है। क्योंकि जब भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए तब हम लोग नहीं थे, श्री कृष्ण जी हुए तब हम लोग नहीं थे। हमें कैसे पता लगा कि उन्होंने क्या क्या किया? क्योंकि वो चलता रहा सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी बताए जाते रहे। वो हमें रामलीला में देखा, हमारे बुजुर्गों ने बताया, हम आगे बच्चों को बताएंगे। ये चीज भारत की संस्कृति है, हमारा कल्चर है। बच्चे तरह तरह की खेल खेलें, गूगल पे लगे रहें, मोबाइल का प्रयोग करें, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम कौन हैं उसकी जानकारी देना भी नितांत आवश्यक है। ये आज के दिवस के जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको शुभकामनाएं उनकी दी है। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने परिवार के, माननीय दिनेश जी, जिनका ये होटल है, आज इस धरती पे हमारे बीच नहीं है। जब मैं पहली बार आया उनके साथ बैठ करके मैं चाय पी के गया और वो यकीन नहीं हो रहा मुझे आज हमारे बीच में नहीं है। पूर्ण तरह से स्वस्थ थे, बातचीत हुई, चित्र भी हमने आपस में एक दूसरे के लिए। लेकिन ये परमपिता परमेश्वर की माया कह लो, कला कह लो, या जिसकी जितनी आयु है कोई ना कोई बहाना परमपिता परमेश्वर बनाता है। आत्माएं जितनी शरीर के अंदर है आई हैं तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर भगवान से हम लोग ये जरूर निवेदन कर सकते हैं कि अच्छे लोगों की आयु लंबी रहे, ताकि राष्ट्र के अंदर कार्य कर सकते हैं। मनीष जी के चाचा जी का जब वो बीमार थे, उन्होंने मुझे भी कहा कि एम्स में भर्ती कराना है, वेंटिलेटर पर थे। फिर ये था कि अगर वो यहाँ आने की स्थिति में है तो प्रयास किया जा सकता है। कोरोना की वजह से एम्स के अंदर भर्ती में दिक्कत थी, रोगी को दिखाने में दिक्कत थी। तो ये बड़ा शहर है, पूरे भारत का प्रेशर रहता है, तो तरह तरह की बातों के बीच भी आज ये दोनों लोग हमारे बीच में नहीं हैं। उनको भी हम इस मंच के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा संघ की तरफ से, स्वदेशी सनातन संघ की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर उस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और वो आत्माएं आज जहाँ पर भी है उनको बहुत अच्छा परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दें और उनकी सदगति मिले। अब आज इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं विषय मानकर के चलता हूँ कि मंच के ऊपर इतने महत्वपूर्ण लोग आज यहाँ बैठे हैं। ये अचानक बंगाल से नीतीश जी, डॉक्टर तपन जी आए हैं, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और एक महत्वपूर्ण कार्य बंगाल भूमि के ऊपर होने को जा रहा है। क्योंकि कुछ राज्य, चाहे वो कश्मीर का रहा है, केरला का है, बंगाल का है, या पंजाब का भी कभी कभी गाए बगाए ये लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो आज एक इस किसान आंदोलन का नाम देकर के जो देश को टुकड़े करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, वो समझ में आता है सरकार के भी और कुछ लोगों के भी कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है।
इसलिए बंगाल महत्वपूर्ण राज्य है, उसके अंदर उस सरकार को जाना ही चाहिए और राष्ट्र भक्ति की सरकार वहाँ बननी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों लोग बंगाल से आज यहाँ आए हैं, मैं इनका भी इस पवित्र भूमि के अंदर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है और बंगाल से दोनों महत्वपूर्ण लोग आए, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। और संपूर्ण सिंह जी 2-3 बार वहाँ गए हैं मेरे ऑफिस में एक विषय को लेकर के, और काफी लंबे समय से संपर्क में हैं। तो कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए। लेकिन स्वदेशी सनातन संघ का निर्माण एक खास विषय को लेकर के किया गया है। अगर हम लोग अपने आप को स्वस्थ ना कर सकें, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता ना कर सके, तो सरकार बहुत ज्यादा लंबे समय तक सुखी के साथ शासन करे राष्ट्र के अंदर, उसके अंदर कठिन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, ये जीने की कला के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। शिक्षा नौकरी का आधार नहीं बनना चाहिए। आज राष्ट्र के अंदर शिक्षा नौकरी का आधार बन चुका। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं, अच्छी डिग्री देता हूं, इसलिए कि ये बड़ी नौकरी करेगा, अच्छा रिश्ता होगा, दहेज अच्छी आएगी और मेरा बेटा आगे निकल जाएगा। शिक्षा नौकरी का आधार नहीं होना चाहिए, शिक्षा ज्ञान का आधार होना चाहिए। इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। राष्ट्र के अंदर जितनी जनसंख्या होती है, बेटे बेटी जवान होते हैं, फिर वो नौकरी मांगते हैं। एक बार बार संसद में क्वेश्चन उठता है कि जी कितने लोग बेरोजगार हो गए। कई बार कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चे बच्चे जवान होंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उनकी नौकरी नहीं लगेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। व्यक्ति अपने आप को रोजगार दे और वो औरों को भी रोजगार दे। नौकर बन के रोजगार नहीं दे सकता, मालिक बन के रोजगार दे सकता। तो मालिक बनना चाहिए, उसको नौकर नहीं। नौकरी के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन कितना आज इस होटल को चला रहे हैं, इस होटल से कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये वो भी एक विचार का विषय है। अगर कोई इनकी भाई साहब की साड़ी की दुकान है तो 2, 3, 4, 5 लोग वहां रखे होंगे, निश्चित रूप से उन्हें तनख्वाह देते होंगे। लेकिन जब एक उद्योगपति कठिनाई में आता है तो उस उद्योगपति के साथ उसके शॉप के अंदर, उसकी फैक्ट्री के अंदर, उसके प्रकल्प के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी सफर करती है। इसलिए उद्योग को, व्यापार को हमें या सरकार को या किसी भी रूप में जो आपस में हम लोग जीते हैं उसकी मदद करनी चाहिए। इस भारत को, लोगों को रोजगार देने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनको शिक्षा यापन करने के लिए। जब एक व्यापारी टूटता है, उस व्यापारी के साथ 10 परिवार और भी टूट जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए व्यापार को मदद करनी चाहिए, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके लाज हैं, वो सुलभ होने चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी देने का मसला है या उसकी लाइसेंसिंग प्रणाली है या और भी कोई विषय है, उनके अंदर ढिलाई होनी चाहिए। और उसके ऊपर ये सरकार कार्य भी कर रही है कि कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग के रास्ते साफ होने चाहिए ताकि वो इजीली व्यापार कर ले। आज चाइना की जीत का कारण क्या है कि अगर यहाँ पे प्लास्टिक की बाल्टी, डब्बा, यानी यहाँ तक के होली, दिवाली पे, दीपावली की जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी आती है वो भी चाइनीज मूर्ति हम लोग करते हैं पूजा करते हैं, क्योंकि चाइना सस्ता बेचता है, वहां कोई वो टैक्स नहीं लगाते, ड्यूटी नहीं लगाते, किसी भी चीज की डुप्लीकेट लगा करके कहीं भी बेचते। और जो चीज यहाँ 10 रुपए की मिलती है वो 5 रुपए की बेच देता है। इसलिए यहाँ का जो व्यक्ति है वो थोड़ा, यहाँ का क्या, कोई भी सस्ता मिलेगा तो नेचुरल चीज से उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन फिर भी इसी चीज को हम लोग अपने राष्ट्र के अंदर भी बना सकते हैं। लक्ष्मी गणेश के चित्र बना सकते हैं काऊ डंग के लिए, उसकी धूपबत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, काफी सारे प्रकल्प हैं। और अभी माननीय नितिन गडकरी जी की एक वीडियो फिल्म भी मैंने 1-2 लोगों को भेजी थी, वो गाय के गोबर से पेंट बना रहे हैं, गोमूत्र और गाय। तो गोमूत्र और काऊ डंग को अगर हम मिला करके खेतों में डाल दें तो यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इन सब चीजों को हम लोग डोर टू डोर लेकर के जाएं और वो चीज बताएं, तभी तो स्वावलंबन आत्मनिर्भरता रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति या सरकार हम लोग चला करके हमारे आयुष के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के अंदर आयुष मंत्रालय का कितना बड़ा रोल रहा वो आपने सबने देखा होगा। काढ़ा, शायद कोरोना काल से पहले काढ़ा कोई बच्चा जानता था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काढ़ा, लेकिन अब काढ़ा सबकी जबान पे आ गया कि हाँ काढ़ा कोई चीज है और सबके घर में चला गया। गिलोय है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, सब लोग घर में पीने लगे। लेकिन अगर ये चीज हम लोग पहले से रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, पूरे दुनिया के अंदर जितना कोरोना ने नुकसान किया है, भारत के अंदर सबसे कम नुकसान हुआ है। क्योंकि आप लोग जो घर में सब्जी बनाते हैं उसके अंदर जो औषधि डालते हैं, हल्दी है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है और जो सब सारा सामान डालते हैं, हींग वगैरह है, ये औषधि तो है। बाहर ये चीज नहीं डाली जाती। जैसे मोमोस आज कुछ लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मोमोस की जो चटनी है उसमें ना नमक है ना मिर्च, पूरा केमिकल है। अगर नमक मिर्च की चटनी सिल पे पीस के बनाए तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वही केमिकल। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से कोरोना के हमारे देश में नुकसान कम हुआ है। आदमी स्वस्थ है, खाता पीता रहता है, रोज वर्किंग करता है, योगा करता है, इसलिए कोरोना से नुकसान कम हुआ। लेकिन कुछ चीजों से आपको बचना पड़ेगा। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो गांव के अंदर हमारा सामान पूर्व काल में बनता था उसको तैयार करके हम लोग उसको मार्केट में लेकर के आए, उसको बेचे। स्वदेशी का हमें अपनाना चाहिए। दूध जर्सी गाय का खत्म करके हम लोगों को देसी गाय का इस्तेमाल करना चाहिए। जर्सी गाय का दूध नपुंसकता और मेमोरी को दोनों को डैमेज कर देगा पूरी तरह से। देसी गाय अगर घर में पाली जाएगी तो देसी गाय से काफी तरह के कार्य इस राष्ट्र के समाप्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज हम लोगों ने कितने सारे हॉस्पिटल्स बनाए, अपने मंत्रालय के तहत हम लोगों ने 12,500 वेलनेस सेंटर दिए हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या हॉस्पिटल के बढ़ाने से रोगी की संख्या घटेगी? रोगी की संख्या तो घट नहीं पाती। हमने आयुष का एम्स भी बनाया सरिता विहार के अंदर, वहां भी फुल भीड़ है। एम्स के अंदर फुल भीड़ है, सर्दजन के अंदर फुल भीड़ है। तो रोगी की संख्या तो हम लोग घटा नहीं पा रहे। हॉस्पिटल की संख्या बढ़े उसका विरोध नहीं है, लेकिन रोगी की संख्या कैसे घटेगी उसके ऊपर भी तो चिंता होना चाहिए। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं लेकिन रोगी भी बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसका? अभी छत में अगर कहीं से पानी टपकने लगे और हम नीचे कुछ में लगा दें, ऊपर से छेद ना रोके तो टपकता रहेगा। ऊपर से जब तक नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? ये बात सिर्फ सरकार के सोचने की नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। राष्ट्र को ये बात सोचना पड़ेगा हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। वो उनके हाथ में। चीनी, नमक, मैदा और दूध इनका बहिष्कार हो। सभी लोग योगा करें, हम लोग स्वस्थ जीवन जिए, आचार विचार ठीक रखें, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, स्वदेशी का पालन करें। ये चीजें इस तरह की हैं कि हम लोग देश का काम कर सकते हैं, सरकार का कार्य कर सकते हैं। इस तरह का संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज काफी नुकसान राष्ट्र के अंदर हुआ है। इसी तरह से आयुष मंत्रालय पहले नहीं था, अब बना है भारत के अंदर, यूपी के अंदर